जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस अगले वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जो कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की जाती है उसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आने वाले समय में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी, यानी कि सैलरी से संबंधित ये वीडियो है। और उस सैलरी में आखिरकार क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं और सैलरी में जो पैसा बनता है आपका कहाँ कहाँ से बनता है। और लोगों के मन में और कई भी तरीके के सवाल होते हैं कि सर हमारी पहली सैलरी कब आएगी, जब हम सेलेक्ट हो जाएंगे, ट्रेनिंग पे जाएंगे, 6 महीने बाद आती है या 1 महीने बाद आ जाती है, ठीक है। 12 महीने में क्या 13 महीने की सैलरी मिलती है? अगर मिलती है तो कौन से ऐसे महीने होते हैं जिसमें 2 महीने की सैलरी आती है? क्या चुनाव ड्यूटी में एक्स्ट्रा पैसा मिलता है? क्या ट्रेनिंग में सैलरी कम या ज़्यादा मिलती है? अलग अलग राज्यों की पुलिस की सैलरी में आपने देखा होगा कि अंतर दिखता है आपको। जैसे अगर आप देखेंगे तो एमपी पुलिस के जो कांस्टेबल के पद पर जो लोग भर्ती होते हैं और जो यूपी में जो कांस्टेबल हैं उनका अगर वो सेम टाइम पे भर्ती हो तो वहाँ और एमपी में और यूपी में क्या होता है, यूपी वालों की सैलरी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और अगर हम यूपी और दिल्ली के कांस्टेबल की सैलरी की तुलना करें तो जो दिल्ली के कांस्टेबल होते हैं, जैसे सिपाही होते हैं, उनकी सैलरी यूपी वालों से ज़्यादा होती है। तो आखिरकार क्या ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनमें जो उनकी सैलरी में अंतर पैदा कर देती हैं, ठीक है। यदि आप 2024 में सेलेक्ट होते हैं तो आपकी सैलरी लगभग कितनी होगी? देखो दोस्त, ये थोड़ा सा 2024 हम लिख दिए हैं और इस उम्मीद के साथ लिखे हैं कि आने वाले समय में वैकेंसी आएगी और आप उसमें सिलेक्शन लेकर के अपना एक स्थान निश्चित करेंगे, इसी उम्मीद के साथ। बाकी अब हाँ, ये केवल एक संभावना ही है, देखते हैं आगे क्या होता है कि कब वैकेंसी आती है, क्योंकि आने के लिए तो बहुत दिन से आ रही है, अब आ जाए तो समझिए। देखिएगा, अगर आप केवल इतना जानना चाहते हैं कि सैलरी कितनी है तो आप केवल इतना अगर जानने के लिए आए हैं तो आप केवल इतना देख लीजिए, 31,682 के आसपास ये बनती है सैलरी। और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और कहाँ से क्या पैसा मिलता है आपको, क्या बीच बीच में कहाँ, हाँ जो कि होली दीपावली पे भी क्या पैसे मिलते हैं, तो हाँ मैं दीपावली के यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ। दीपावली पे, हाँ दीपावली पे मिलता है पैसा एक्स्ट्रा। देखो बात ये होती है कि ग्रेड पे 2,000 रुपये होता है इसका और मूल वेतन 21,700 होता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए ग्रेड पे क्या होता है, मूल वेतन क्या होता है। ग्रेड पे का मतलब ये होता है कि जब भी सरकार कोई भी वैकेंसी निकालती है तो किसी भी पद को वो करती क्या है कि लेवल के आधार पर रखती है कि लेवल फर्स्ट सेकेंड। दरअसल हम जैसे होता है ना कि आपने ऐसा सुना होगा कि ग्रुप ए की नौकरी, बी की नौकरी, सी की नौकरी, ग्रुप डी की नौकरी, ऐसे सुने। तो लेकिन जब ये तो नौकरी का हो गया, लेकिन अगर जब सरकार को पैसा देने की बारी आती है कि हम कर्मचारियों और अधिकारियों को पैसा कैसे दे, तो वो लेवल में बांट रखा है उसको, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल। तो दरअसल ये पहले ग्रेड पे होता था, जैसे यहाँ पे ग्रेड पे हमने लिखा, अब इसको लेवल कर दिया गया है। तो लेवल में जैसे वो बता दी, जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन, जब कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसमें ये चीज़ लिख देते हैं कि इसका ग्रेड पे कितना है। तो जैसे इसका ग्रेड अगर जैसे इसका ग्रेड पे अगर 2,000 रुपये है तो उसका जो मूल वेतन बनता है, मूल वेतन का मतलब ये है कि ये जो ग्रेड पे है ये डिसाइड करता है कि इसका मूल वेतन कितना होगा। जैसे ग्रेड पे 2,000 है तो इसका मूल वेतन 21,700 होगा। और अगर मान लीजिए यही ग्रेड पे अगर 1,900 रुपये होता, कितना होता, 1,900 होता, तो ये जो 21,700 मूल वेतन बना है ये 19,500 बनता। और आपको मैं बता दूं कि जो एमपी पुलिस है, एमपी पुलिस मध्य प्रदेश में जो कांस्टेबल होते हैं उनका जो ग्रेड, जैसे यूपी में 2,000 ग्रेड पे है और एमपी में 1,900 ग्रेड पे है, 1,900, तो इनका मूल वेतन आप देख रहे होंगे घट गया, लगभग 2-2.5 हज़ार के आसपास इसमें अंतर आ जाता है। तो और आपने ग्रुप डी सुना होगा, ग्रुप डी जानते हैं ना, तो ग्रुप डी का जो ग्रेड पे है वो 1,800 ग्रेड पे है और 1,800 ग्रेड पे में उनका मूल वेतन लगभग 18,000 के आसपास बनता है। तो ये ग्रेड पे डिसाइड करता है कि उस व्यक्ति का मूल वेतन क्या होगा और मूल वेतन के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जैसे ग्रेड पे 2,000, मूल वेतन 21,700 होता है। ये महंगाई भत्ता DA 46% क्या लिखा गया। देखिए ऐसी बात होती है कि जब क्या होता है कि जैसे आज से 2 साल पहले जो चीज़ अगर 10 रुपये की थी तो आज वो 11-12 रुपये की मिलने लगी है, ठीक है। तो हर समय पे क्या होता है, मतलब महीने दर महीने या साल दर साल कुछ ना कुछ महंगाई बढ़ती रहती है। तो सरकार भी क्या करती है कि ये जो इसका जो मूल वेतन होता है, ये जो मूल वेतन होता है इसका वो कुछ ना कुछ परसेंट बढ़ा देती है। जैसे वर्तमान समय में 46% है वर्तमान समय में, तो हम अगर 21,700 का 46%, 21,700 का 46% अगर हम निकालें तो कितना होता है, 9,982 रुपये। तो ये 21 जब भर्ती होता है आदमी तो 21,700 तो मिलता है, लेकिन उस हिसाब से वर्तमान समय में महंगाई कितनी चल रही है वो, और ये होता क्या है, जैसे 46 है, कुछ दिन बाद हो सकता 48 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 58 हो जाएगा, ये बढ़ता रहता है। सरकारें बढ़ाती रहती हैं क्योंकि उनको पता है कि महंगाई बढ़ रही तो कुछ ना कुछ बढ़ाती हैं। तो हम लोगों की सैलरी भी इसीलिए आप देखेंगे कि 500-500, 700-700 रुपये हर साल 6 महीने में बढ़ती रहती है, ठीक है।
तो ये डीए बढ़ता रहता है, क्योंकि ये सरकार के ऊपर होता है। जैसे दीपावली आया तो आपने सुना होगा कि डीए में सरकार ने क्या किया कि डीए में 4% की बढ़ोतरी कर दी, तो 46 से 50 हो जाएगा, तो लगभग यहाँ 500-700 रुपये फिर इसका बढ़ जाएगा। ये 4% इसका बढ़ेगा तो फिर 500-700 बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ होता है ना कि जो कर्मचारी हैं उनको खुश करने के लिए कि हाँ भाई ठीक है, हम भी अपने कर्मचारियों को ख्याल रखते हैं, तो राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें जो जहाँ पर भी है वो बढ़ा देती हैं डीए, ठीक है। अब तो इस वजह से ये 9,982 रुपये और 21,700 को अगर हम जोड़ लें तो लगभग 31,682 रुपये के आसपास होता है, और यही जो होती है इन हैंड सैलरीज को मानी जाती है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें और भी क्या चीज़ें होती हैं और इनमें से और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं। देखिए एचआरए हमने लिखा है हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि घर, यानी कि जैसे मान लीजिए आप जब भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपकी तैनाती नियुक्ति दे दी जाएगी आपको, और जब वहाँ पर आप रहने के लिए मान लीजिए आप परिवार रखना चाहते हैं या खुद रहना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे कि आप वहीं जहाँ रहना चाह रहे हैं, मान लीजिए थाने में, कोतवाली में या कहीं पर भी, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे कि सर हमको अगर सरकारी कमरा है तो हमको सरकारी वाला दे दीजिए, तो वो मिल जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि इतने कर्मचारी होते हैं, सबको नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता कमरा, तो क्या करते हैं कुछ लोग बाहर कमरा ले लेते हैं अपना, जैसे हम लोग रह करके पढ़ाई करते थे वैसे बाहर कमरा ले लेते हैं और वहाँ पे रहने लगते हैं। वहाँ पे रहने लगते हैं तो फिर होता क्या है कि हम उसको एप्लीकेशन एक लिख के दे देते हैं कि सर हम बाहर रहते हैं और हम लगभग इतना मतलब पैसा रूम का देते हैं, तो वो क्या होता है कि हम हमारी वो सैलरी में जुड़ करके वो आ जाता है। लेकिन हाँ, अब जैसे मान लीजिए ये हमने ये 3 कैटेगरी लिखी है, 2400, 1500 और 800 रुपये। ये होता क्या है कि हमारे यहाँ जो जितनी भी ये सिटी हैं, जितने भी शहर हैं, इनको 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब देखिएगा जैसे आप मेन शहर हैं, जैसे आपके यहाँ दिल्ली लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, गोरखपुर हो गया, ये सब फर्स्ट क्लास सिटी में आते हैं। तो जो जिले फर्स्ट क्लास सिटी में आएंगे उनका एचआरए 2400 रुपये मिलेगा। एचआरए का मतलब ये है कि अगर आप उस मतलब जिले में हैं, आप जो फर्स्ट क्लास सिटी में आता है तो आपको 2400 रुपये मिलेगा। वो बात अलग है कि चाहे किराया आप अपने मकान का या कमरे का 1000 रुपये देते हो, कितना मिलेगा आपको 2400। सेकंड क्लास में है तो 1500 मिलेगा, थर्ड क्लास में है तो 800 रुपये मिलेगा। वो बात अलग है कि आप थर्ड क्लास में है तो आप चाहे 5000 का कमरा ले लीजिए, मिलेगा आपको 800 रुपये। ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि नहीं हम इतना भर के दे देंगे तो मिल जाएगा, नहीं, उतना नहीं मिलता होता है, ठीक है। आगे देखिए डीए का मतलब क्या होता है। डीए का मतलब ये होता है, ये दूसरा वाला डीए है। अब ये वाला डीए जो होता है ये डियरनेस अलाउंस होता है, यानी महंगाई भत्ता। ये होता है डेली अलाउंस। डेली अलाउंस ये कब मिलता है, ये ऐसे मिलता है जैसे मान लीजिए कि आप किसी थाने पर हैं, आपकी थाने पर पोस्टिंग कर दी गई, आप वहाँ आप अपना क्षेत्र देख रहे हैं, डेली जो लड़ाई दंगा हो रहा है आप शांति व्यवस्था कायम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लीजिए ऐसी भी स्थितियाँ पड़ती हैं कि आपको कभी कभी दूर ड्यूटी करने जाना पड़ता है, जो 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूर होती हैं। 8 किलोमीटर से ज़्यादा का मतलब ये है कि चाहे 8 किलोमीटर हो चाहे 800 किलोमीटर हो, आपको मिलेगा फिर इसी के हिसाब से, ठीक है। अगर आप अपने थाने से 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूर ड्यूटी करने जाते हैं तब आपको ये डेली अलाउंस मिलता है। डेली अलाउंस का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपको चुनाव करवाने के लिए किसी दूसरे जिले में भेज दिया गया या दूसरे राज्य में भेज दिया गया या कहीं दूसरे स्थान पर, दूसरे जिले में, मान लीजिए कानपुर से लखनऊ आपकी ड्यूटी 15 दिन के लिए लगा दी गई, भाई वहाँ दंगा फसाद ज़्यादा हो रहा है या वहाँ पर पुलिस वालों की किसी काम के लिए या क्रिकेट मैच हो रहा है, मान के चलिए स्टेडियम में लोगों की ड्यूटी लगानी है तो आपको भेजेंगे। तो जब आप जाएंगे तो अगर आप फर्स्ट क्लास सिटी में हैं तो अब 390 रुपये के हिसाब से पर डे जैसे आप जाएंगे 15 दिन रहेंगे तो 15 को 390 से गुणा कर लीजिए। फॉर्म आता है, फॉर्म भरेंगे, वो आपकी अगली जब भी सैलरी आएगी या सैलरी के बाद में जब उसका मतलब सरकार की तरफ से वांट आती है तब वो ग्रांट आती है तो फिर वो दे दिया जाता है, सबको सबके खाते में भेज दिया जाता है। अगर सेकंड क्लास सिटी में आपकी ड्यूटी लगाई गई है तो 390 पर डे के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से, और 240 रुपये जो थर्ड क्लास सिटियाँ होती हैं वहाँ के हिसाब से आपको वो दे दिया जाता है, ठीक। आगे देख लीजिएगा जैसे ये टीए का मतलब होता है ट्रेवल अलाउंस। ट्रेवल अलाउंस का मतलब ये है दोस्त कि जैसे मान लीजिए आप कानपुर में ड्यूटी कर रहे थे, आपको लखनऊ स्टेडियम में लगा दिए, भैया मैच है और जाओ ड्यूटी करा के आना है, आपको क्या करेंगे कि इतने बड़ा कागज पकड़ा देंगे जिसको बोलते हैं प्रस्थान आदेश, और आपको बोल देंगे कि आपका मूवमेंट ऑर्डर बना है, आप जाइए वहाँ। अब आप जाएंगे तो जा तो रहे हैं आप ड्यूटी करने के लिए, तो क्या होता है कि आप जब जाएंगे तो ट्रेन से जाएंगे या बस से जाएंगे या किसी भी साधन से जाएं, आप अपने साधन से भी जा सकते हैं। तो होता क्या है कि हम जब जाएंगे तो हमारा मतलब ट्रेवल अलाउंस यानी कि आने जाने का खर्चा होगा। तो हम अगर ट्रेन का टिकट हो गया या बस का टिकट हो गया तो हम जब ये वाला फॉर्म भरते हैं ना भैया, एचआरए वाला, ये डीए वाला, तो उसी में इसका भी भर देते हैं कि हम इतनी दूर गए तो इतने दूर का ये किराया इतना रुपये है, इसका आने का किराया इतना रुपये, ऑटो का किराया इतना रुपये लिख के दे देते हैं, तो उसमें से वो भी कुछ ना कुछ पैसा हमको मिल जाता है, ठीक है। आगे देखिए आहार भत्ते का मतलब ये है कि जो आहार भत्ता 1875 रुपये मिलता है। 1875 का मतलब ये है
कि हर महीने 1875 रुपये सरकार देती है हम लोगों को खाने पीने के लिए। खाने पीने का मतलब हम चाहे खाना खाएं और चाहे मतलब सेब संतरा फल फूल जो भी हमारे समझ में आए हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए खाएं, ठीक है ना। तो ये 1875 रुपये हर महीने मिलता है। हाँ, आपकी ड्यूटी अगर कहीं बाहर नहीं लगी है तो ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आपने कमरा वमरा नहीं लिया है, अगर आपको सरकारी आवास मिला है तो फिर आपको ये चारे भी नहीं मिलेगा। ठीक, आगे देख लीजिए। वर्दी भत्ता 3000 रुपये प्रति वर्ष। वर्दी भत्ता का मतलब ये है कि जब भी आप ट्रेनिंग करने आएंगे, जब ट्रेनिंग शुरू होगी तो आपको ये वर्दी भत्ता 3000 नहीं बल्कि आपको 6000 रुपये दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 6000 रुपये। जैसे आप आएंगे वो आगे मैं बताऊंगा 6000 रुपये मिलता है। 6000 का मतलब ये है कि जैसे कि क्योंकि जब शुरू में आते हैं तो लगभग 3-4 वर्दियाँ बनती हैं। 3-4 वर्दी का मतलब ये है 1-2 ठंडी वाली बनेंगी और 2 गर्मी वाली बनती हैं। तो गर्मी का मतलब और उसमें चूंकि ट्रेनिंग में उसी को पहन के दौड़ना होता है, उसी में क्रॉलिंग करनी होती है, सब ट्रेनिंग पूरी होती है, तो उसमें से एक आधी तो खराब हो जाती हैं। तो वो इसलिए क्या होता है कि जो विभाग है वो 2 साल का इकट्ठा जो ये वर्दी भत्ता होता है 2 साल का इकट्ठा 6000 भेज देता है ट्रेनिंग टाइम में, और बाकी फिर दूसरे साल नहीं मिलता है, तीसरे साल से लगातार फिर 3-3 हज़ार रुपये मिलने लगता है। तो ये अभी हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है ना। और होता भी ऐसा सिम भत्ता भैया अभी पिछले कुछ दिनों से ये शुरू किया गया है। तो ये जैसे जनवरी से लेकर के जून तक का 1000 रुपये आपके अकाउंट में आएगा और जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का 1000 रुपये आपके अकाउंट में आएगा आपको सिम को रिचार्ज करने के लिए अपने, मतलब आप अपना नंबर जो भी हो उसको लगातार चलाते रहें। देखिए कटौती की बात कर लेते हैं। कटौती का मतलब ये है कि 10% एनपीएस अब जैसे होता है ना कि भैया कि पैसा तो क्या कहते हैं, लोग कह रहे हैं ना कि ये जो हम लोगों को मतलब जो पैसा अगर मान लीजिए बाद में रिटायर हुए है ना 10-20-30 साल बाद रिटायर हुए तो पैसा तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। तो सरकार क्या करती है कि ये जो 31,682 रुपये है, इसी 31,682 का 10%, अगर मैं इसका 10% मोटा मोटी निकालूं तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि 3100 के आसपास रुपया इसमें से आपका कट जाएगा। 3100 के आसपास कट जाएगा। तो 3100 के आसपास कटेगा तो अगर मैं 31,000 में से 3100 अगर मैं निकाल देता हूँ तो मान लीजिए इसे अगर मैं 3100 यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ तो कितना बचेगा बता रहा हूँ आपको। 2, 8, 6 में से गया 5 और उसके बाद इधर ये लगभग 28,000 के आसपास 28,582। तो ये 10% आपका कट करके एनपीएस में जमा हो जाता है। एनपीएस का मतलब ये है कि भविष्य निधि जो आपको भविष्य में आपके काम आएगा, क्योंकि होता भी यही है, सरकार भी कुछ ना कुछ अच्छा ही चाहती है। क्योंकि हम लोगों ने भी देखा है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी महीने में कि पैसा बचता ही नहीं है। वो चाहे, क्योंकि एक समय ऐसा था कि 10, 12, 15 हज़ार कमा रहे थे तब भी खर्च चल रहा था और आज 30,000 कमा रहे हैं तब भी नहीं चल पा रहा है। तो वो चीज़ें वो सरकार करती है कि मान लीजिए भविष्य में कोई बड़े काम करने हो तो छोटी छोटी पूंजी जमा करके हम पैसा इकट्ठा करें, बाद में जरूरत पड़ने पर इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अच्छा, कुछ लोग ये कह सकते हो कि सर ये 28, जब ये 3000 इसमें कट जाता है तो 28,000 तो बचा। तो अब 28,000 बचा तो भैया इसमें 1875 रुपये आहार भत्ता हर महीने आता है, वो जोड़ लीजिए आप। तो लगभग 2000 इसमें बढ़ गया तो 30,000 के आसपास हो गया। एचआरए हो गया अगर आपका रहता है, और उसके अलावा ये सिम भत्ता, तो कुल मिलाकर के इसी के आसपास आपकी सैलरी बनती है। ठीक, बात कर लेते हैं कि पहली सैलरी कब आएगी। देखिएगा भैया, पहली सैलरी तब आएगी जब आप सेलेक्ट होंगे। और सेलेक्ट होने के साथ साथ आपको मैं बता दूं कि इस यूट्यूब चैनल पर हम, क्योंकि पिछले 4-6 साल ऐसा नहीं है कि मैं पुलिस में सेलेक्ट हो गया हूँ इसलिए आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। मैं रीजनिंग इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब मैं सेलेक्ट हुआ था इसके 4-6 साल पहले जो है हम लगातार रीजनिंग पढ़ा रहे थे। जब हम लोग सेलेक्ट हुए तो 16-17 लड़के एक साथ सेलेक्ट हुए थे, और उसमें से कई लड़कों ने मुझे ये बात सजेस्ट भी की थी कि सर आप भविष्य में इसको जो आप यहाँ पर क्लास में पढ़ा रहे हैं इसको आप यूट्यूब पर पढ़ाइएगा। तो आपको बता दूँ कि पूरी की पूरी रीजनिंग की जो प्ले लिस्ट है जो आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो हमने पूरा का पूरा बना दिया है, और लगभग 2-3 चैप्टर उसमें हमने पढ़ा भी दिए हैं 1 बाय 1 करके। आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको ढूंढना है कुछ, उसमें हर एक जो थंबनेल है उसमें नंबर पड़ा है 1, 2, 3, 4, 5, 7, वो जितने तक जाएगा 90, 80, 100, 120 के आसपास जितने भी वीडियो बनेंगे वो आपको 1 बाय 1 करके हैं, और कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, वो सब कुछ हमने बताया है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहली सैलरी कब आएगी। पहली सैलरी तब आएगी जब आप ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे। तो जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए तो होता क्या है कि दरअसल आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी सबकी सब फीडिंग होती है। फीडिंग का मतलब आपका नाम, आपका खाता खुलना, आपके जो आधार कार्ड हैं, बहरहाल होता विभाग के पास वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ही सब हो रहता है विभाग के पास आपका, लेकिन उसकी सब कुछ फीडिंग होती है, ऑनलाइन फीडिंग होती है। आपका खाता खुलवाया जाएगा, कुछ लोगों का खाता रहेगा पहले से, कुछ लोगों का कहेंगे SBI में खुलवाना है, कुछ का एक्सिस बैंक में खुलवाना है, कुछ का PNB में, इधर उधर तो दुनिया भर ये सब होते करते क्या होता है 15-20 दिन में लग जाता है। और जब 15-20 दिन लग जाएगा तो कुछ लोग कहेंगे यार एक महीने, मान लीजिए 15 तारीख को आप ज्वाइन किए और सोच रहे हैं 1 तारीख को सैलरी आ जाए, तो 15 दिन की, तो वो 1 तारीख को सैलरी नहीं आ पाती। होता क्या उसमें दिक्कत ही आती है
क्योंकि आपकी वो पूरी की पूरी फीडिंग रहती नहीं है, और जिस दिन फीडिंग हो जाती है पैसा पास हो जाता है उसी महीने से। जब एक बार सैलरी आ गई तो सैलरी हो सकता है आपकी अगर फीडिंग हो गई है तो आप 15 तारीख को ज्वाइन करें, 1 तारीख जैसे आए वैसे अगर फीडिंग हो गई होगी तो उसी समय आ जाती है सैलरी आपकी, क्योंकि जिस दिन से आप ज्वाइनिंग करते हैं उसी दिन से आपका मतलब सैलरी बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि डेढ़ दो महीने सैलरी नहीं आती, और डेढ़ दो महीने सैलरी नहीं आती है तो तब फिर क्या होता है कि जब आती है तो कहो 2 महीने की इकट्ठे आ जाए, तो ऐसा भी होता है क्योंकि 2 महीने आप कर चुके हैं। अगला देखिएगा 12 महीने में 13 महीने की सैलरी, हाँ ये बात सही है कि 12 महीने में 13 महीने की सैलरी आपको मिलती है। और उसका जब हमने कारण पूछा कि सर ऐसा क्यों है कि हम लोगों को 12 महीने में 13 महीने की सैलरी मिलती है, तो उनका कहना ये था कि जो गस्टेड हॉलीडे होते हैं जैसे होली हो गया, दीपावली, ईद, बकरीद, इन सब दिनों पर भी हम लोग ड्यूटी करते हैं, तो ड्यूटी करने का। और दूसरी चीज़ ये भी है कि देखिए एक अगर मानवता भी देखी जाए तो थोड़ा सा ये है कि कोई भी जल्दी त्यौहार जो है, अगर आप बेल्ट की नौकरी अगर आपके पास है तो उसमें थोड़ा सा घर परिवार पे लोग नहीं मना पाते हैं। होली हो, दीपावली हो, बहुत मुश्किल से छुट्टियाँ मिलती हैं, तो लोगों तो इसलिए इन सब कारणों को बताया गया और 12 महीने में 13 महीने की सैलरी दी जाती है। तो ऐसा है कि हर एक महीने में अगर सैलरी आए, हर एक महीने में सैलरी आए तो 12 महीने की हो गई, तो 13वें महीने की सैलरी किस महीने में आ जाती है? तो ये 13वें महीने की सैलरी है भैया, ये मार्च महीने में आती है। मार्च महीने का मतलब ये है कि 1 मार्च को आपकी एक सैलरी तो आती है जो सिंपल वो आएगी, दूसरी वाली सैलरी 10-12 तारीख के आसपास उसमें दो मतलब दूसरे जो 1 महीने का एक्स्ट्रा वेतन मिलता है वो आपको उस मार्च महीने की 10-12 तारीख को वो भी आ जाता है। ठीक है, अब क्या चुनाव ड्यूटी में एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है? तो देखिएगा चुनाव ड्यूटी में क्या होता है, चुनाव आयोग जब आप कहीं ड्यूटी कराने, चुनाव संबंधित कराने जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा वेतन तो मिलता है। एक्स्ट्रा वेतन का मतलब ये है कि आपको वहाँ पे खाने का, रहने का सब आपको मतलब वो चुनाव आयोग जो है वो सब पूरी व्यवस्था करवाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप ड्यूटी करेंगे तो जब ड्यूटी समाप्त होगी आपकी शाम के टाइम पे, तो कभी कभी क्या होता है कि वो आपके खाते में पैसा नहीं भेज पाते हैं, तो आपको क्या होता है 1000-500 रुपये जो भी, दरअसल ये कोई कंपलसरी नहीं है कि मिलेगा ही, वो उस चुनाव आयोग के और वहाँ पर जो भी जैसी भी व्यवस्था होगी उसके आधार पर होता है। उनको लगता है तो हाँ फिर आपको वो कहीं ना कहीं जो है वो पैसा आपको दे दिया जाता है, नहीं होता तो फिर नहीं दिया जाता है। ठीक है, ऐसा भी है। और उसके बाद क्या ट्रेनिंग में सैलरी कम या ज़्यादा मिलती है? तो देखो दोस्तों सही बताएं तो ट्रेनिंग में जो सैलरी है ना वो तो हम कहेंगे थोड़ा सा ज़्यादा मिलती है। ज़्यादा कैसे मिलती है आप कहेंगे? होता क्या है ना कि अभी जो मैं आपको ये बताया हूँ कि 10% जो ये आपका एनपीएसवा कटता है ना भैया, ये 10% ये वाला, तो ये 31,682 है, 31,682। तो ये 10% जो ये एनपीएस है तो इसका एनपीएस का एक अलग फॉर्म आता है, तो हम लोगों के साथ तो ऐसा हुआ था कि मतलब जब सैलरी, क्योंकि 15-20 दिन बाद सैलरी आना शुरू हो गई थी, तो हुआ क्या कि ये जो एनपीएस का फॉर्म है वो 4-5 जो महीने हैं वो हम लोग भरे ही नहीं, फॉर्म हमसे लोगों से भरवाया नहीं गया, तो सैलरी पूरी की पूरी सैलरी आती थी, 31,000 के आसपास। लेकिन जब ये फॉर्म भरवा दिया गया, अच्छा ये 31,000 के तो आती ही थी, इसमें ये जो आहार भत्ता था वो भी मिलता था, तो ये जब ये इसका 10% इसका कटने लगा तो ये मान के चलिए वही 3,000 कम हो गई, नहीं तो उसमें सैलरी जो है। और ट्रेनिंग में क्योंकि इतना ज़्यादा व्यस्तता रहती है, ढीला पाही उसमें, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा जरूरी नहीं होता, क्योंकि लोगों को पता है कि 60 साल नौकरी करनी है तो एनपीएस का फॉर्म 2-3-4 महीने लेट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए उसका पैसा नहीं कटता है। तो फिर कहीं ना कहीं मतलब ये लगता है कि हाँ सैलरी ज़्यादा आ रही है, लेकिन जिस महीने से 3,000 कटने लगते हैं तो फिर थोड़ा सा लगता है कि यार पैसा कम हो गया है ना। बाकी ऐसा ही है, वो पैसा उतने मिलता है, बाद में वो जमा रहता है आपका। ठीक है, आगे देखिए अलग अलग राज्यों में पुलिस की सैलरी में अंतर क्यों? बड़ा सवाल है ये। अलग अलग राज्यों में पुलिस की सैलरी में अंतर इसलिए होता है कि जैसे आप देखिएगा तो दिल्ली पुलिस हो, जैसे एमपी पुलिस का मैंने बताया, एमपी पुलिस का जो ग्रेड पे है 1900 है और इसकी जो बेसिक सैलरी बनती है 19,500 बनती है। अब आप बताओ अगर 21,700 का आप 46% निकालोगे तो 9,982 आ रहा है, और 19,500 का अगर आप 46% निकालोगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ पैसा कम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, कुछ कम हो जाएगा ना। अब इसको कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ, आप ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए इसमें 9,982 है तो इनका लगभग ये 19,500 में 9,982 का हम मान लेते हैं कि इसमें मान के चलिए कि 9,900 रुपये 9,900 ऐसे कुछ मान लेते हैं, इतना आया होगा 998 इतना 500 मान लेते हैं, 9500 है ना, इतना होगा। अब उसके बाद अंतर कहाँ से बनता है? देखिए सैलरी में मेन पैसा जो मिलता है वो मूल वेतन का मिलता है और इसका मिलता है, तो मूल वेतन भी इनका कम है और उसके साथ साथ इसका जब 46% निकालेंगे तो ये भी कम आएगा, ये हो गया। दूसरी चीज़, अब अंतर ज़रा देखिए, जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, एमपी पुलिस हो गई, महाराष्ट्र पुलिस हो गई, हर एक राज्यों में अलग अलग पुलिस में अब अंतर कहाँ से आ जाएगा? अंतर यहाँ से आता है कि देखिए जैसे ये इसका भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, मान के चलिए बहुत ज़्यादा
1000 1500 का अंतर होगा। अब मेन अंतर वो भैया पता है कहाँ से आता है, वो ऐसे आता है कि देखिए जो ये HRA यूपी में 2400 मिल रहा है, 1500 800 मिल रहा है, यही HRA अगर आप दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होते हैं ना तो 4-4 6-6 हज़ार रुपया HRA मिलता है, 4-4 6-6 हज़ार रुपये HRA मिलता है। तो आप ये सोचिए 4-6 हज़ार रुपये इकट्ठा बढ़ा दीजिए 30-30 हज़ार में, तो 36 हज़ार हो गया। और भी जो वहाँ अलाउंस है, आहार भत्ता है 1875 है, वहाँ पे 2500 3000 या जो भी देता हूँ, कंफर्म में नहीं पता, वहाँ पे ज़्यादा मिलता है। MP पुलिस में हो सकता है इससे कम मिलता हो। अब उसका एग्जैक्ट डाटा क्या है, क्योंकि हर विभाग की जानकारी खोज पाना, ले आ पाना थोड़ा सा मुश्किल था, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो और भी चीज़ें हैं, जैसे हम SSC GD की बात करें, SSC GD में अगर हम देखें तो बहुत सारे अलाउंस होते हैं। जैसे अगर आप कभी MP पुलिस की ही बात करें तो जब आप ऐसी जगहों पे ड्यूटियां लगाई जाती हैं जहां पर कुछ दिक्कतें होती हैं, जैसे अगर आपकी कभी भी नक्सल में ड्यूटी लगेगी तो उसमें पता चलेगी 3000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे हर महीने के। और ये केवल यूपी की ही नहीं है, हर जगह की बात है। अगर देखिए जैसे हम लोग होता है ना कि हमारे जो साथी SSC GD में सेलेक्ट होते हैं, जो आर्मी में सेलेक्ट होते हैं, वो भी मतलब कुल मिलाकर के जनरल ड्यूटी, यानी कि वो एक प्रकार से कांस्टेबल ही होते हैं, ड्यूटी वो करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी में आप पता चले अगर SSC GD वालों की सैलरी देखा जाए, अगर इसी सेम टाइम पे अगर दोनों जगह सेलेक्ट होते हैं लोग, तो उनमें अंतर पता है क्यों आ जाता है, क्योंकि उनको रिस्क अलाउंस इतना ज़्यादा मिलता है। वो पहाड़ पर्वत और यहाँ वहाँ पता चले ड्यूटी कर रहे हैं, -20 डिग्री में ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको रिस्क अलाउंस, डस्ट अलाउंस, कोल माइंस अलाउंस, मतलब कोल माइंस का मतलब ऐसी जगहों पर, खतरेली जगहों पर ड्यूटी लगाई गई तो 10-10 18-18 20-20 हज़ार रुपये अलाउंस मिल जाता है। तो इसलिए वो भैया उसमें सैलरी हम सब जुड़ के चलाता है, तो जो हम लोगों की सैलरी 31,000 30,000 बनती है, उन लोगों की 45,000 42,000 38,000 बन जाती है। तो इसमें अंतर होने की वजह से जो सैलरी होती है वो घट बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपको एक सिंपल जगह में ड्यूटी लगाई गई तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पता चले कि आपको नक्सल में भेज दिया गया है वहाँ पे ड्यूटी करने के लिए, तो आप डर भी रहे हैं, आपके जीवन को भी खतरा है, और अब पता चले कि तो उसका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पैसा आप लोगों को दिया जाता है उसमें। इसी वजह से क्या होता है, ये सैलरी में अलग अलग राज्यों में, और दूसरी चीज़ ये ग्रेड पे भी थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, इसलिए यहाँ से थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिएगा, यदि आप 2024 में सेलेक्ट होते हैं तो आपकी सैलरी लगभग कितनी होगी। हाँ, इसको पहले बता देते हैं, दीपावली में भैया क्या होता है, बोनस आपको मिलता है, और बोनस लगभग 7,000 के आसपास मिलता है। मतलब जो मार्च है, मार्च में आपकी सैलरी आएगी अलग से डबल, वो अलग बात है, लेकिन जब दीपावली आती है तो लगभग 6900 रुपये या 7,000 रुपये सरकार सभी जो कर्मचारी हैं राज्य के यूपी में उनको देती है कि हाँ ठीक है, आप भी दीपावली अच्छे से सेलिब्रेट करिए, ठीक। अब देखो यदि आप 2024 में सेलेक्ट होते हैं तो आपकी सैलरी लगभग कितनी होगी, तो देखिए सैलरी लगभग आपकी अगर मैं देखूँ तो जो अभी ये 46% है ना भैया, ये हुआ जो 46% है, ये 46% जब आप 2024 में, क्योंकि अगर अभी तो वैकेंसी नहीं आएगी तो उसमें, क्योंकि अभी हो सकता है 6 महीने में पेपर हो, 6 महीने बाद आपकी ट्रेनिंग हो, तो ट्रेनिंग में ये लगभग तब तक हो सकता है, ये कहो 58-54 के आसपास पहुंच चुका हो, और 58-54 के आसपास अगर ये पहुंचेगा तो ये 9,982 है, तो 21,000 का लगभग 54 हम निकालेंगे तो लगभग ये 12% के 12,000 के आसपास जाएगा। तो 21 में अगर हम 12 जोड़ देंगे तो लगभग 33-34 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। 33-34 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी बननी चाहिए, ठीक है, 34 हज़ार के आसपास। और उसके साथ साथ ये आहार भत्ता अगर सरकार चाहेगी तो बढ़ाएगी, तो घटेगा तो है नहीं है, बढ़ाना होगा तो बढ़ेगा। वर्दी भत्ता ये सब आप लोगों को भी मिलता रहेगा, सारी सुविधाएं। और कुछ सुविधाएं हैं जैसे आपको मिलती हैं कि कहीं पर भी अगर जैसे पता चले कि कैंटीन सुविधा मिल जाती है, कहीं आना जाना हुआ तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। कैंटीन में भी कुछ सामान मिलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो हमें लगता है सैलरी से संबंधित जो आपके मन में सवाल रहे होंगे वो हमने सोल्यूशन उसका दे दिया है। आपके मन में और कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर बाकी कोशिश करूंगा कि अगर कमेंट में ही उसका सोल्यूशन या जवाब दे सकता हूं तो दे दूंगा, नहीं तो कोई ना कोई वीडियो बना करके आप लोगों का दे दूंगा। अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो है कोशिश ये रहेगी कि कुछ और भी कुछ सवाल हैं जो विभाग से ही संबंधित है वो भी मैं बता दूँ। और अगर आप आने वाले समय में तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का पूरा कोर्स मैं इस चैप्टर इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहा हूँ, आप उसे जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, कैसे क्या पढ़ना है उसमें सब जानकारी आपको दे दी गई है। चलिए ठीक है, मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।